कल क्या हुआ है, कल ये हुआ है कि कल न्यू जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का वहाँ इनॉग्रेशन हुआ है। वहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी थे और बाकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहाँ पर थी, बाकी हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वहाँ मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लगा 2 स्पीच दी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक दी वहाँ पर चंदौसी में उत्तर प्रदेश में, एक दी अपना न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल में। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों स्पीचों को जरूर देखिए। जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी तारीफ की, उनके सिस्टम की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इलेक्शन 2027 में यूपी में होने हैं और बंगाल में इस साल होने हैं, तो ये तारीफ करने का मेरी समझ बात नहीं आई। वो तारीफ बंगाल में नहीं मुझे दिखी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने ये बात कही, ममता बनर्जी ने तो वहां पर जो है सबके सामने बात कही कि आपकी ड्यूटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, न्यायपालिका की, संविधान को, लोकतंत्र को और लोगों को इनको बचाएं, प्रोटेक्ट करें। ये बिल्कुल स्टेक पर लगा हुआ आज के समय में नष्ट होने वाला है, आप उसे देखिए। उसके बाद हमारे ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में घर में बैठते हैं, ज्यादातर कुछ अपने उस काबिलियत का इस्तेमाल समाज के लिए नहीं करते। लेकिन संगठन रिटायरमेंट के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों को, मैं इनसे मुलाकात मेरी रिटायरमेंट हुई है और भी कई जगह मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग इस काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, घर में नहीं बैठे हुए हैं और समाज में कुछ कर रहे हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार, चुनौती और समाधान, मैं इसके बारे में बोलूंगा, लेकिन उसको बोलने से पहले 2 बात जरूर कहूंगा। मलिक साहब चले गए होते तो उनके सामने भी थे। देखिए मैं कैसे, जैसे बताया उत्तम सिंह जी ने कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप भी लॉ के स्टूडेंट थे, आगे एडवोकेट भी बैठे हुए हैं जो मुझे पता चला है। लेकिन लीगली बात कुछ जरूर कहूंगा आर्टिकल 19(1) के बारे में, जो मलिक साहब ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, उसी अधिकार का इस्तेमाल मैं भी करूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह अधिकार है कि अपनी बात को फ्रीली कह सके। फ्री वर्ड इसमें भी है, स्वतंत्रता में, ये भी आर्टिकल 19(1) के तहत भी आता है, मैं इसे बाद में आऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कुछ बातें गलत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कही गई। कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट 21 साल तक मैं जज रहा, कानून के हिसाब से मैंने काम किए और जैसे कहा BRS मैंने लिया है, उस बात का मैं सबूत है, नौकरी से मुझे कोई परवाह नहीं थी। नौकरी में रहते हुए मैंने बहुत सारे काम किए, उसके बाद भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है वैसे, क्योंकि ये संगठन है, संघ, मैं पिछले 1 साल से इसके बारे में जानता हूँ और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि रिटायरमेंट के बाद मैं देखता हूँ, मैं हमेशा इसका विरोध में रहा कि हमारे ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में घर में बैठते हैं, ज्यादातर कुछ अपने उस काबिलियत का इस्तेमाल समाज के लिए नहीं करते। लेकिन इस संगठन रिटायरमेंट के बाद मैं देखा हूँ बहुत सारे साथियों को, मैं इनसे मुलाकात मेरी रिटायरमेंट हुई है और भी कई जगह मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग इस काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, घर में नहीं बैठे हुए हैं और समाज में कुछ कर रहे हैं। मैं तो इसलिए तालियां इस संगठन के लिए, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं इस बात को सोचा करता था, जज बनने के बाद में, छोटे से बड़ा मतलब जज बनने के बाद में, कि मैंने अपने कई रिश्तेदारों को देखता हूँ कि वो रिटायरमेंट के बाद में जज भी है उसमें और बहुत सारे ऑफिसर्स भी है कि घर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, 80, 85, 90 साल की उम्र जो हो गई। तो मैं सोचता था कि इतनी काबिलियत है, इतने साल तक उन्होंने एक्सपर्टीज ली अपने फील्ड्स में, उसका इस्तेमाल ये करते क्यों नहीं है, करना चाहिए। खैर अब मैं आता हूँ टॉपिक पर। 19(1) की जो बात चल रही है, मैं आपको बात बता दूं कि जन अदालत की बात अभी कही गई, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अदालतों की स्थापना हजारों सालों के संघर्ष के बाद हुई है। ये सिस्टम जो बनाया गया है कि अदालतें होनी चाहिए डिस्प्यूट को निदान करने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हजारों साल के देश विदेशों में हर जगह जिस तरीके से संघर्ष चले, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान कौन सा संस्था कर सकती है, तो जुडिशरी का जन्म हुआ और जुडिशरी के जन्म में सिद्धांत बने, प्रिंसिपल बने, लॉ बने। ये मैं इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका के व्यवस्था में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, व्यवस्था में हर एक में कमियां है, कमियां व्यवस्था में नहीं है, कमियां लोगों के अंदर है। जैसे लोग होंगे वैसी जिस व्यवस्था में जाएंगे वैसे ही काम करेंगे। ये न्यायपालिका के साथ भी है, एग्जीक्यूटिव के साथ भी है और जुडिशरी के साथ भी और पार्लियामेंट के विधानसभा के साथ भी, आम लोगों के साथ भी है। पानी थोड़ा लेकर कोई हो, कोई कानून हो जिसके तहत डिसीजन हो कि कोई कुछ भी आगे कुछ भी कहते तो आने के बाद में उसमें डिसीजन होना चाहिए। क्या ऐसा चाहते हैं आप कि देश में ऐसी व्यवस्था बने कि रेप होने के बाद में 1000-2000 रुपए देने के बाद खबर एडिक्शन कर देंगे, केस को वापस ले लो? ऐसा नहीं हो सकता। व्यवस्था में डालनी नहीं है, हमारी व्यवस्था में कमी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ कमी को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात एक और भी है कि स्वतंत्रता का हमारा जो अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस बात को आप लोगों को जानना होगा। दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे संविधान में ही स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार 19(1) में दे रखा है।
उसी संविधान के आर्टिकल 19(2) ने राइट के को किसी शर्तों पर, किसी कंडीशंस में इस राइट पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो अनिल मिश्रा, आप देख रहे होंगे, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बातें कह रहा है, क्या वो स्वतंत्र उसको है? क्या आप चाहते हैं स्वतंत्र इंसान को स्थिति मिलनी चाहिए बाबा साहब के बारे में ऐसी बात कह सके? तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट कभी भी नहीं माना जा सकता, और हमारे संविधान में ही व्यवस्था है 19(2) के तहत कि अगर मानहानि के रूप में कोई मानहानि करता है या और बहुत से 7-8 ग्राउंड करीब उसमें है, जिसकी बेसिस पर सरकारों को, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा राइट टू स्पीच पर, एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई सकती हैं। उच्च राइट का इस्तेमाल करते हुए रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है देश में। अब मैं इस टॉपिक पर जरूर आऊंगा कि टॉपिक के बारे में लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। मैं कुछ जरूर कहूंगा अपने भाषण में कि अभी क्या हुआ 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन में आप कुछ इंसिडेंट देखिए। एक इंसिडेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में, एक हो रही है वेस्ट बंगाल में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शुद्ध निष्पक्ष मताधिकार की बात कर रहे हैं, मत देने से पहले आपको मत बनाना पड़ेगा। मत बनाने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप आदर्श मानते हो सकते हैं, बड़े इंसान हो सकते हैं जिसकी वजह से कहेगा मैं इनकी बात ठीक है, मैं इसको वोट दूंगा, तो ये भी आपके वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। तो मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन में मैंने 2 घटनाएं देखी जिसमें मुझे बहुत भारी अंतर नजर आया। एक उत्तर प्रदेश के चंदौली में, चंदौसी शहर है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब इस वक्त है, वो भी वहां मौजूद थे। और कल क्या हुआ, ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बात बताऊं उसमें क्या हुआ है। कल क्या हुआ है, कल ये हुआ है कि कल न्यू जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का वहां इनॉग्रेशन हुआ है। वहां भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी थे, और बाकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहां पर थी, बाकी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वहां मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लगा 2 स्पीच दी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक दी वहां पर चंदौसी में उत्तर प्रदेश में, एक दी अपना न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल में। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों स्पीचों को जरूर देखें, जरूर सुने। आपको पता चलेगा कि आपके चुनाव देने के अधिकार को, आपके जो मत को प्रभावित करने की कोशिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी हो रही है देश में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी तारीफ की, उनके सिस्टम की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इलेक्शन 2027 में यूपी में होने हैं और बंगाल में इस साल होने हैं, तो ये तारीफ करने का मेरी समझ बात नहीं आई। वो तारीफ बंगाल में नहीं मुझे दिखी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने ये बात कही, ममता बनर्जी ने तो वहां पर जो है सबके सामने बात कही कि आपकी ड्यूटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, न्यायपालिका की, संविधान को, लोकतंत्र को और लोगों को इनको बचाएं, प्रोटेक्ट करें। ये बिल्कुल स्टेक पर लगा हुआ आज के समय में नष्ट होने वाला है, आप उसे देखिए। उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने घटने का एक लिखी हुई स्क्रिप्ट लेकर के आए, पढ़ के वहां से चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और ये कहना, आप सुनिए उसको कि मैं जहां भी जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य में ये बात कहूंगा कि इस राज्य की सरकार ने और हाईकोर्टों ने जो कोर्टें बनाई हैं वो बाकी राज्यों में बननी चाहिए, और वहां पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये बात उन्होंने बंगाल में नहीं की। बंगाल में भी बहुत शानदार हाईकोर्ट का इनॉग्रेशन, हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है, ये बात चीफ जस्टिस जरूर कही थी, लेकिन उनकी तारीफ नहीं करी। तो ये जो मत को प्रभावित करने का जो तरीका है वो तरह तरह से हो सकता है, कुछ कह के करते, कुछ बना के करते। देखिए, मैं कुछ बातें हैं, मैं अपनी बात और आगे शुरू करता हूं कि ये जो अधिकार है डेमोक्रेसी में, आपको पता है कि लोकतंत्र में हमारे जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है उसके तहत चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में पार्टियां और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ने के बाद में फिर उसके बाद में जो मेजोरिटी में आती है वो सरकार बनाती है, केंद्र में भी, राज्य में भी, और अब लोकल बॉडीज में भी स्थिति शुरू हो गई है। तो शुरुआत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ फ्री एंड फेयर मताधिकार, नॉट इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर मताधिकार जो है इलेक्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो नहीं सकता अगर मताधिकार आपका फ्री एंड फेयर ना हो। तो आपने जो चेंजेस इसमें जो किया है मैं चौंका। पहले मैंने सोचा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्री एंड फेयर सफरेज की बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं। इलेक्शन पे बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मताधिकार जो है उसका एक अलग पहलू है, और मताधिकार से ही बात शुरू होती है। अगर इलेक्शन कहीं किसी का करवाना हो तो सबसे पहले वोटिंग राइट की बात आएगी। अब वोटिंग राइट की स्थिति देश में क्या है, अब भी समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान अधिकार देता है कि वोटिंग राइट, वोटिंग का लिस्ट बनवाना, इलेक्शन स्वतंत्र रूप से करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये सरकारी चीफ इंडिया की नहीं है, जो हमारे अभी पहले वक्ता कहे गए। आप संविधान में देख लीजिए, मैं एक बात गलत कह रहा हूँ तो आप मुझसे जरूर टोकिए, मेरी चुनौती है, जिसको भी टोकना चाहे मुझे बहस करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही हमारे देश के संविधान ने ये शक्तियां दी गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कोर्ट में केस जब जाता है तब आती है बात, कोर्ट में किस भी जाएगा किस तरीके का तो उसका डिसाइड करेगा। कभी भी संविधान और हमारे इसमें न्यायपालिका को शक्तियां दे रखी हैं, जो शक्तियां अदरवाइज एग्जीक्यूटिव होती है, विवाद होने पर न्यायपालिका की में आती है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि न्यायपालिका ने पिछले करीब बहुत सालों से, मैं 14 की बात नहीं करूंगा, उससे पहले भी मैं देखता आ रहा हूँ कि
कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां अपने जो है एक अपने अंदर ले रखी है उन्होंने, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन शक्तियों का इस्तेमाल विधायिका हमारी और जो कार्यपालिका को शक्ति दे रखी थी। मैं इसे उचित नहीं मानता, लेकिन इस पर ज्यादा बहस मैं इस पर नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने कर क्या रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो मताधिकार के लिए कम से कम पहले सबसे पहला काम शुरू होता है वोटिंग राइट का। वोटिंग का मतलब क्या है, वोट देने का अधिकार का, यानी कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना। अब वो आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां इसमें वोट चोरी के आरोप लगा रही हैं कि इसमें वोट चोरी के लिए आप देख रहे हैं SIR चल रही है इसके समय। SIR का काम यही है कि किस तरीके से इस देश के बहुत सारे वर्ग को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट नहीं देते हैं उनके वोट को कैसे काटा जाए। ये एक तरीका है SIR के रूप में जो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें केस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है, लेकिन अभी भी वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखो 3 करोड़ के आसपास नाम गायब है। अब देखिए हर राज्य से मुझे लग रहा है नाम गायब है वोटर लिस्ट से, तो जुड़े कहां पर है फिर? नाम गायब आ रहे हैं, जुड़े कहां पर है? तो क्या हमारे देश की आबादी घट गई? क्या वोटर तो हमारे देश के बनने रहे, सब लोग मरी रहे, जिनका कोई भी नहीं हो रहा, अच्छा सड़क कोई पैदा नहीं हो रहा। तो ये SIR का जो विवाद है, तो ये SIR का विवाद है, वोटिंग राइट को लोगों के वोट चोरी का जो क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को विपक्षी पार्टियों लोग उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी कुछ सोच समझ के इसको जरूर रखा होगा, क्योंकि सारा काम चुनाव में अगर जीतने से पहले वोट का अधिकार नहीं हो तो करेंगे क्या। देखिए उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, वोट चोरी आपने सुनी है, मैं एक बात बताऊंगा सीट चोरी की। वो मैंने एक नया वर्ड इजाद किया अपने समझ के अकॉर्डिंगली। हुआ ये था कि मैं सीट चोरी किसको कह रहा हूँ, यहाँ तो वोट चुरा रहे हैं वो, और SC और ST की सीटों की चोरी हो रही है। मैं लोकसभा विधानसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरा कहने का तात्पर्य है क्या। हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है टोडला, वहां पर एक MLA बीजेपी की पार्टी से MLA लड़े, SP सिंह लड़े। मुझे पता आप में किसी को ये बात पता है कि नहीं पता, तो वो लड़े ऐसी कैंडिडेट से, जब तो वैसी कैंडिडेट नहीं। आप कह लो किसी ने ऐसी लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, इस बार भी MP अभी ऐसी बने। तो अब समस्या क्या है, वो वहां समस्या है धनगढ़ की, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें बड़ा विवाद है। 1950 का राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है, जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट कौन कौन आएगा वो बनी हुई है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ऑर्डर निकलता है सबसे पहली बार, उससे लिस्ट बनती है, और जब चेंज करना हो तो पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, भाई किसी को पावर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में क्या, कई राज्यों में क्या चल रहा है कि वो जानते हुए भी कुछ जातियों को ऐसी जाति में नामित कर देते हैं, जानते हुए कि हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जबकि पार्लियामेंट ही काम कर सकता है, उसके बावजूद भी कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो जाति OBC में या जनरल में किसी और में आती है, उसे अगर SC बना दिया तो एक तो इलेक्शन लड़ते हो SC सीट पर, तो SC की इलेक्शन की जो सीट की चोरी है वो अपने आप में करते हैं, वो है नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको सीट दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नौकरियों में जाते हैं, और क्या है एजुकेशन में भी अपना एडमिशन लेते हैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो धनगढ़ वाला विवाद चल रहा है, वो बंदा SP सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में लॉ मिनिस्टर, मोदी जी की पिछली गवर्नमेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉ भी रहे हैं। तो एक तो एक कहानी होगी। दूसरा केस क्या होता है कि जहां पर वो जाति का उसका है ही नहीं, यहाँ तो ये है जाति का तो वो उसी का है जिसको बता रहा है, लेकिन वो जाति लिस्ट में नहीं आती, तो वो जाति का दूसरा वर्जन लेकर के ये जाति भी जाति में मानी जानी चाहिए, सरकार ऐसा कर रही है, और करने के बाद में वो इलीगल संतोषी काम करके वो हमको चुनाव लड़वा देती है। दूसरा क्या होता है कि कोई है जनरल से, वो बन गया SC कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ गया, अब वो बात SC कास्ट लेने के बाद में वो SC की सीट से चुनाव लड़ रहा है, और SC के लोग भी उसको वोट दे रहे हैं, जानते हो SC के सभी को पता नहीं है क्या स्थिति वहां से लेकर आए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है हाथरस में, ये कहानी में हाथरस का रहने वाला गाँव पर है, इस वक्त MLA जो भाषण किया आदिवासी माहौल, उनकी भी कहानी यही है। इस आप तो जानते हैं हाथरस की सीट से वो रिजर्व सीट से MLA बनी हुई है आज के समय में। तो ये सीट की चोरी भी करते हैं, वोट की चोरी के अलावा। अब देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि भावनात्मक रूप से किस तरीके से मताधिकार को इस तरह भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उनके पक्ष में वोट दे जाए। आपने उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, वोटिंग राइट आपको मिल गया SIR के माध्यम से, तो आप वोटिंग खत्म कर रहे हैं। वोटिंग राइट अगर मिल भी गया तो आप वोट डालेंगे कैसे? वोट डालने की जैसे मैं आपको अभी CJ को उदाहरण दिया, वो तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ममता तारीफ नहीं कर रहे। इलेक्शन दोनों राज्यों में 1 साल के बाद अंतराल हो गया। आपने मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में देखा होगा कुछ राज्यों में, ये पुलिस वाला बंदूक लेकर के मुसलमानों को आप पीछे जाइए वोट नहीं डालने देंगे। दो विधानसभा थी, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की तरफ से ऐसे बहुत बड़े आरोप हैं इस देश में कि हमको जो है उस मोहल्ले में, इलाके में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वोट डालने के लिए जाने ही नहीं देते। तो बताओ क्या करेंगे यार? तो वोटिंग राइट आपका है, वोट बना हुआ है, तो वोट से काटे जा रहे हैं, वोट जिनके बने हुए उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। ये बड़े भारी मुद्दा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा जबकि आपने देखा होगा कि
इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टियां जो फ्रीबीज की बात करती हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। मैं अपने ही एक बताता हूँ, एक मेरा जानकार है, मेरे ऑफिस में काम करता है। तो जब इलेक्शन चल रहे थे तो उससे पूछा गया अगर तुम कहाँ जा रहे हो, बीजेपी क्यों जा रहे हैं रैली में, रैली में कि आम आदमी पार्टी वाले 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं और खाना भी देते हैं, तो हम तो बीजेपी पार्टी में जाएंगे रैली में। और बीजेपी पार्टी में रैली में गए, वोट भी देके आए। जब जीत गए तो उनकी बिजली का बिल आना शुरू हो गया ज्यादा, अब रो रहे हैं तो वोटों के मत देने को प्रयास करने के तरीके आप देखिए कि 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। मोदी ने क्या किया कि किसान निधि 3 महीने 2 महीने पहले इलेक्शन से पहले 24 से किसान निधि 3000 खाते में चलेगा, तो सारे किसानों ने वोट उनको दे दिए। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो ये फ्री एंड फेयर मताधिकार की जो कहानी है, ये फ्री एंड मताधिकार की कहानी है, इस तरीके से लोगों को प्रयास करने की कोशिश होती है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन को हमारा निष्पक्ष होना पड़ेगा। न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि न्यायपालिका भी अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाए। और जब तक ये बात नहीं हो, हम भी लोग अपने अधिकारों को समझें। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। मैं बस थैंक यू।